हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के मुगल वंश के बारे में कि मुगल वंश कैसे हुई थी, कितने वर्षों तक इन्होंने शासन किया था, कौन कौन से शासक इसके अंतर्गत आए थे और उनके शासनकाल में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, कौन कौन से युद्ध उनके द्वारा लड़े गए थे। इन्हीं सभी बातों की चर्चा हम इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुगल साम्राज्य जो है मुगल, मंगोल और तुर्की वंश का मिश्रण वंश है। ये मंगोल और तुर्की वंश का मिश्रण। इनकी जो माता थी, जैसे कि यहाँ पे जो पहला शासक था बाबर, जो इनकी जो माता थी वो मंगोल वंशीय चंगेज खान से संबंध रखती थी, जबकि पिता जो थे तुर्क शासक तैमूर के वंशज थे। तो एक प्रकार से हम मुगलों को मंगोल और तुर्क दोनों का मिश्रित वंश मान सकते हैं। मुगल ने स्वयं को तैमूर वंशीय माना था, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है जो पिता का वंश होता है वो ही आगे चलता है, जबकि एक्चुअल में ये मंगोल और मुगल वंश दोनों का मिश्रित वंश था। तो सबसे पहले हम बाबर के बारे में बात करते हैं, जिन्होंने भारत में दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना की थी। कब की थी, कैसे की थी, एक बार बाबर के बारे में हम डिटेल से जान लेते हैं। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को अफगानिस्तान के फरगना प्रांत में हुआ था। बाबर का पिता, इसका नाम है उमर शेख मिर्जा, जो कि फरगना का एक तुर्क शासक था। 1494 में बाबर का पिता एक छज्जे पे खड़ा होकर कबूतर उड़ा रहा था, तो छज्जा टूट गया तो उसकी मृत्यु हो गई और 11 वर्ष की उम्र में यहाँ पे बाबर को वो शासन संभालना पड़ा था। एक छोटी सी उम्र में बाबर को शासन संभालना पड़ा था। अब इसके समय देखिए, जब बाबर का भारत में आक्रमण नहीं हुआ था, उससे पहले बाबर की हिस्ट्री जान लेते हैं कि बाबर ने क्या क्या किया वहां पे और किस प्रकार से वो दिल्ली पर आक्रमण करता है, भारत पर आक्रमण करता है। उन सभी के बारे में हम देखते हैं। तो पहले भारत में आने से पूर्व जो मध्य एशिया है उसमें क्या क्या बाबर ने किए थे, तो एक बार हम शासनों के बारे में देख लेते हैं कि तैमूर साम्राज्य के विघटन जब हुआ था तब मध्य और पश्चिमी एशिया में 3 शक्तिशाली साम्राज्य थे। ये कौन कौन से साम्राज्य थे? ये तो था उज्बेक, जो कि ट्रांस ऑक्सियाना और मावरा उन नहर पर शासन करता था। दूसरा था सफवी, जो कि ईरान पर शासन करता था। और तीसरा था उस्मान अली या ऑटोसन, जो कि आधुनिक तुर्क और सीरिया पर शासन करता था। तो ये 3 साम्राज्य इंपॉर्टेंट साम्राज्य थे, महत्वपूर्ण साम्राज्य थे, उस समय शक्तिशाली साम्राज्य थे। तो सबसे पहले जो संघर्ष हुआ था ऑटोमन साम्राज्य और सफवियों के बीच में संघर्ष हुआ था, और इनमें जो संघर्ष हुआ था वो बगदाद, ईरान, अजरबैजान के प्रभुत्व को लेकर के शिया और सुन्नी के बीच में आपस का झगड़ा था। ऑटोमन साम्राज्य और सफवियों के बीच में ये झगड़ा हुआ था। इसके बाद में तैमूर और उज्बेकों के मध्य संघर्ष हुआ था, और इस संघर्ष में कजाकिस्तान में उज्बेकों ने खानों की रियासत की स्थापना के बाद मंगोल एवं तुर्क के साथ था। इसमें ध्यान रखना, इनका जो संघर्ष था जो उज्बेकों खानों की रियासत की स्थापना के बाद में और मंगोल एवं तुर्क के साथ था। अब यहां पे देख लेते एक ट्रांसऑक्शन की बात करते हैं। तो ट्रांसऑक्शन की आंख सभी प्रतिद्वंदियों पे यहाँ पे लगी हुई थी। यहाँ पे सफवी भी ट्रांसऑक्शन पर शासन करना चाहते थे, ऑटोमन भी इसको हड़पना चाहता था, और तैमूर वंशीय ये भी इनको हड़पना चाहते थे। तो ट्रांसऑक्शन को चलाने के लिए यहाँ पे संघर्ष का प्रमुख केंद्र था समरकंद। समरकंद पर पहले नियंत्रण करना जरूरी था। तो बाबर ने समरकंद को 2 बार जीता था, लेकिन बार बार ये इसको खो भी देता था, बार बार इसके हाथ से ये निकल जाता था समरकंद। पहली बार समरकंद की जो विजय हुई थी ये 1497 में हुई थी,
बाबर ने समरकंद को तो जीत तो लिया, लेकिन शीघ्र ही उसने नगर त्याग दिया। क्यों त्याग दिया? क्योंकि वहां पर उसको जो लूट में पैसा, रसद, जो भी सामग्री है वो नहीं मिली थी, तो उसने समरकंद को छोड़ दिया था। लेकिन क्या होता है, जब ये इसको छोड़ देता है और वापस फरगना के लिए लौटता है, तो वहां पे क्या होता है, कुछ लोगों ने, जो उसके जो सौतेले भाई है बाबर के, जहांगीर मिर्जा, उसको फरगना की गद्दी पर बैठा दिया था। यानी कि अब बाबर से दोनों ही शासन छिन गए थे। न तो वो समरकंद का रहा, क्योंकि ये तो इसने छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे लूट में कुछ भी माल नहीं मिला था, और जो समरकंद है, सॉरी फरगना है, वहां पर जहांगीर मिर्जा को शासक बना दिया था। तो दोनों ही साम्राज्य यहां से छूट गए थे। तो इस प्रकार से मतलब बाबर ने समरकंद को भी खो दिया और फरगना को भी खो दिया। अब क्या है, ये दूसरा बार आक्रमण करता समरकंद पर, वो करता है 1501 में, और बाबर ने समरकंद पर विजय प्राप्त की। और यहां पर क्या हुआ था, समरकंद के जो तैमूर सल्तनत की मां थी, उसने उज्बेकों के शैबानी खान से सौदा किया और समरकंद को शैबानी खान को दे दिया था, और शैबानी खान से विवाह कर लिया था। तैमूर सल्तनत की जो मां थी इसकी, बाबर की, उसने। अब जान लेते कुछ एक युद्ध के बारे में, कि जो युद्ध हुआ था, जो बाबर के द्वारा लड़े गए थे, जिसमें एक तुगलुमा पद्धति आती है। तुगलुमा पद्धति आती है, वो युद्ध पद्धति कहां से सीखी थी और कब पहली बार उसका कब उपयोग किया गया था? तो सर ए पुल का जो युद्ध हुआ था, ये युद्ध 1205 में हुआ था, बाबर और उज्बेकों के बीच में हुआ था। उज्बेक का शासक था शैबानी खान, जो अभी समरकंद की विजय में जो समरकंद को शैबानी खान को दे दिया था। तो उसी से यहां पे युद्ध हुआ था बाबर और उज्बेकों के साथ में, और यहां पे उज्बेकों ने ही तुगलुमा पद्धति का प्रयोग किया था और बाबर को यहां पे बुरी तरह हराया था। तो यही पद्धति बाबर ने आगे यूज करेगा, क्योंकि अब ये जान चुका है कि दुश्मन किस प्रकार से उस पर हमला करते हैं। तो वो एक जान चुका था उनका दुश्मन को हमले का तरीका, तो वो इसी तरीके को आगे यूज करेगा। कहां यूज करेगा? पानीपत के युद्ध में, यानी कि तुगलुमा पद्धति का ही उपयोग करके, और पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। अब इसके बाद में बाबर काबुल पर विजय प्राप्त करता है। कैसे विजय प्राप्त करता है? तो अभी बाबर हार चुका है सर ए पुल के युद्ध में, यानी कि जो बाबर और उज्बेक का जो युद्ध हुआ था उसमें बाबर हार चुका है। बार बार असफलता हाथ लगी इसको। तो इसने क्या किया, काबुल और गजनी पर आक्रमण किया था 1504 में, और काबुल और गजनी का यह शासक बन चुका था बाबर। काबुल विजय पर बाबर को 2 लाभ हुए थे। कौन कौन से लाभ? एक तो जो उज्बेक है इनसे छुटकारा मिल गया था उसे, और दूसरा अब बाबर जो है हिंदुस्तान पर और खुरासान पर दोनों जगह नजर लगा सकता है, दोनों जगह किधर भी जा सकता है। ये मतलब अपना यदि साम्राज्य का विस्तार कर सकता है तो या तो हिंदुस्तान में भी कर सकता है या खुरासान में भी कर सकता है। दोनों तरफ उनके बीच में काबुल से और वो आक्रमण कर सकता है। अब भारत में ये कैसे आता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो बाबर का जो भारत में अभियान है, सबसे पहला अभियान है 1519 में करता है, और सबसे पहला आक्रमण ये करता है बाजौर पर, और बाजौर के बाद में बाजौर और भेरा इन्हें ये जीत लेता है। ये बाबर का पहला भारत पर आक्रमण था। ध्यान रखना, भारत पर पहला आक्रमण मुगलों का कौन सा था? वो था बाजौर और भेरा पर। ठीक है। और इस युद्ध में बाबर ने सबसे पहले बारूद एवं तोप खाने का प्रयोग किया था। तो ये प्रश्न बन सकता है कि किस युद्ध में मुगलों ने सबसे पहले बारूद एवं तोप खाने का प्रयोग किया? तो किस युद्ध में? बाजौर या भेरा के युद्ध में ये बारूद और तोप खाने का प्रयोग किया था। अब बात करते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में।
पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, और ये किन किन के बीच में हुआ था वो भी हम अब देख लेते हैं। एक बार थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि जब 1519 में बाजार और भेरा पर बाबर का कब्जा हो गया तो आगे क्या है, जो इब्राहिम लोदी के पास उसने दूध भेजा, बाबर ने इब्राहिम लोदी के पास में दूध भेजा और ये कहलवाया उससे कि जो तैमूर के इलाके हैं उन्हें बाबर को वापस दे दिया जाए। ये इसने दूत भेजकर इब्राहिम लोदी को कहलवा भेजा था। परंतु क्या किया, दौलत खान ने उस दूत को इब्राहिम लोदी तक नहीं जाने दिया, मतलब बाबर की बात इब्राहिम लोदी तक नहीं पहुंचने दी। अब क्या हुआ, दौलत खान ने अपनी आय का हिस्सा इब्राहिम को नहीं पहुंचाया था, क्योंकि इब्राहिम लोदी और दौलत खान में कुछ अनबन हो गई थी। तो इसके कारण से क्या किया था, कहीं सुल्तान यानी कि इब्राहिम लोदी दौलत खान पर कोई कार्यवाही न करे, इसके कारण से उसने अपने बेटे को और दिलावर खान इसको बाबर के पास भेज दिया और भारत पर आक्रमण का न्योता दिया था। दौलत खान लोदी ने, ध्यान रखना, दौलत खान लोदी ने और भारत पर आक्रमण करने का न्योता दिया था। किसे? बाबर को। अब इब्राहिम लोदी से पराजित होकर बहलोल लोदी, यानी कि इब्राहिम लोदी और बहलोल लोदी इसमें भी अनबन चल रही थी, इसका जो बेटा था आलम खां लोदी, ध्यान रखना, इब्राहिम लोदी और बहलोल लोदी का बेटा आलम खां लोदी, तो इसमें भी अनबन चल रही थी। तो ये भी क्या हुआ था, ये भी बाबर के पास में काबुल पहुंच गया। अब दोनों चले गए यहाँ पे, दौलत खान लोदी ने तो अपने बेटे को भेज दिया, लेकिन ध्यान रखना नाम यहाँ पे दौलत खां का ही आता है कि दौलत खां और आलम खां के निमंत्रण पर वो भारत आया था। तो अब क्या है, इसी समय राणा सांगा का दूत भी और बाबर के पास में पहुंच गया। अब तीनों ही लोग बाबर के पास में यहाँ पे पहुंच जाते हैं और दिल्ली पर आक्रमण करने का न्योता देते हैं। वैसे तो सबसे पहले जो न्योता दिया था आक्रमण करने का वो दौलत खान लोदी के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि ये इब्राहिम लोदी से डर रहा था। अब यहां पे क्या तय होता है कि बाबर दिल्ली पर आक्रमण करने का तय हुआ था और उसी समय राणा सांगा आगरा पर आक्रमण करेगा, ऐसा कुछ तय हुआ था। तो अब इस जो रणनीति थी, इससे बाबर को लगा कि भारत में यहाँ पे शासकों के बीच में फूट पड़ने वाली है, तो भारत पर यानी कि दिल्ली साम्राज्य पर आसानी से कब्जा जमाया जा सकता है। ठीक है, तो इसी के लिए उसने पानीपत का युद्ध लड़ा था और उसमें बाबर की विजय हुई थी। बाबर ने इस युद्ध में तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया था पानीपत के युद्ध में, और इन्होंने क्या किया था, इब्राहिम लोदी की सेना को घेर लिया था। और रूमी पद्धति है तोपों को सजाने की एक पद्धति है, ध्यान रखना, इसका प्रयोग करके तोपों को सजाया गया था। और यहाँ पे तोपचियों का नाम यहाँ पे ध्यान में रखना है, उस्ताद अली और मुस्तफा, दो यहाँ पे तोपची थे जो कि बाबर के सेना में तोपों से गोले दागने का काम कर रहे थे। ये भी अनुभवी तोपची थे। और पानीपत के युद्ध स्थल में ही इब्राहिम लोदी मारा गया था और ग्वालियर का शासक भी यहाँ पे विक्रमजीत, वो भी यहाँ पे मारा गया था और बाबर की इस युद्ध में विजय हुई थी। अब क्या हुआ था, जब एक बड़ी विजय यहाँ पे बाबर को लगी तो दिल्ली पर बाबर का सत्ता स्थापित हो गई थी। पहले तो इब्राहिम लोदी ये समझ रहा था कि बाबर आएगा, दिल्ली पर आक्रमण करेगा और चला जाएगा, लेकिन यहाँ की वातावरण की परिस्थिति बाबर के अनुकूल थी, तो बाबर ने यहीं रहने का विचार बना लिया था। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है इसी में, कि बाबर ने तुलगमा पद्धति को कहां से सीखा था, उज्बेकों से सीखा था। और 1506 में बाबर ने एक घोषणा की थी कि सभी लोग बाबर को, जो उनके अनुयायी हैं बाबर के,
ये बाबर को बादशाह कहें, ध्यान रखना, बादशाह की उपाधि धारण की थी बाबर ने। बाबर का भारत पर पहला आक्रमण बाजौर भेरा का था, जो कि 1519 में किया गया था। और इब्राहिम लोदी पर जो बाबर का आक्रमण था वो था 5वां आक्रमण, ध्यान में रखना, 5वां आक्रमण ये इब्राहिम लोदी पर, यानी कि पानीपत के युद्ध में। बाबर का पूरा नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। अभी हमने एक पद्धति बताई थी, रूमी पद्धति, वो क्या होता है उसके बारे में भी जान लेते हैं। रूमी पद्धति या इसे उस्मानी पद्धति भी कहते हैं। दो गाड़ियों के बीच में तोप को सजाना, मतलब दो गाड़ियां हैं उनके बीच में तोप, फिर एक गाड़ी फिर तोप, ऐसे जो पद्धति होती है तो उसे रूमी पद्धति कहते हैं। हुमायूं ने बाबर को कोहिनूर का हीरा दिया था और यह हीरा ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य या विक्रमाजीत से प्राप्त किया था हुमायूं ने। बाबर को कलंदर भी कहा जाता है और पानीपत का जो युद्ध हुआ था इसका प्रत्यक्षदर्शी था गुरु नानक देव जी। ठीक है, कलंदर की उपाधि कलंदर किसे कहा जाता है तो ये बाबर को कहा जाता है। खानवा का युद्ध, अगला जो युद्ध है खानवा का युद्ध, ये 16 मार्च 1527 में हुआ था। ये एक एक साल के क्रम में चलते जाएंगे ये युद्ध, आपको ये ध्यान में रखना है। बाबर और राणा सांगा के बीच में ये युद्ध हुआ था और खानवा नामक स्थान पर यह युद्ध हुआ था। बाबर की सेना में और राणा सांगा के साथ में यहाँ पे कुछ और साथी भी थे इसके, लगभग राजस्थान के सभी राजपूत राजा थे, प्लस मालवा का मेदिनी राय, महमूद लोदी, हसन खां मेवाती और आलम खां लोदी, ये राणा सांगा के साथ में थे और राणा सांगा की ओर से युद्ध कर रहे थे। बाबर ने इस युद्ध को जिहाद का नारा दिया था इस युद्ध में, कि यदि उन्होंने क्या है, पहले तो बाबर के जो सेना है वो युद्ध करने से मना कर रही थी, क्योंकि इससे पहले जो बयाना का युद्ध हुआ था इसमें बाबर की सेना बुरी तरह से पराजित हुई थी और इतनी बुरी तरह से पराजित हुई थी कि वो वापस राणा सांगा की सेना से लड़ना नहीं चाहती थी। बट बाबर को तो युद्ध जीतना था, तो इसने इस युद्ध को जिहाद की संज्ञा दी और ये कहा कि यदि तुम लड़ोगे तो आपको जन्नत हासिल होगी एक तरह से, कि मरना तो सबको है ही है। और प्लस यहाँ पे बाबर ने ये भी कहा कि आज से मैं मदिरा नहीं पीऊंगा और आपसे सारे कर हटा लिए जाएंगे। आदि प्रलोभन यहाँ पे सैनिकों को दिए गए थे और जिहाद की संज्ञा दी थी। तो तब जाकर के बाबर की सेना युद्ध लड़ने के लिए तैयार हुई थी और यहाँ पे मुसलमानों पर तमगा कर हटाने की भी घोषणा बाबर के द्वारा की गई थी। तब जाके यहाँ पे बाबर की सेना तैयार हुई थी और अंततः बाबर की सेना यहाँ पे जीत गई थी। और इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, ध्यान में रखना, गाजी की उपाधि खानवा के युद्ध के बाद में धारण की थी। अगला जो युद्ध है चंदेरी का युद्ध, 29 जनवरी 1528 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था और यह युद्ध बाबर और मालवा शासक मेदिनी राय के बीच में हुआ था, जो कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ा था। इस युद्ध में भी बाबर विजय रहा था और मेदिनी राय मारा गया था। इस युद्ध में भी बाबर ने जिहाद का नारा दिया था और यहाँ पे चंदेरी और खानवा के युद्ध में बाबर ने राजपूत की खोपड़ियों के बुर्ज और मीनार बनाने का आदेश दिया गया था। मतलब बहुत बुरी तरह से यहाँ पे कत्लेआम किया गया था। अगला और अंतिम युद्ध बाबर के द्वारा जो लड़ा गया था, घाघरा का युद्ध 5 अप्रैल 1529 को ये युद्ध लड़ा गया था और यह युद्ध बाबर और अफगानों के बीच में लड़ा गया था और ये बिहार में घाघरा नदी के तट पर रहा गया था। इसी कारण से इस युद्ध को घाघरा युद्ध की संज्ञा दी गई है और इसमें भी बाबर की
विजय हुई थी। बाबर का अंतिम युद्ध ये कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे, पानीपत, खानवा और चंदेरी और घाघरा। चारों ही युद्ध क्रम वाइज आपको ध्यान में रखने हैं, 1526, 27, 28 और 29, एक एक साल के अंतराल में ये लड़े गए थे बाबर के द्वारा, और सभी युद्धों में बाबर की विजय हुई थी। और इस युद्ध के बाद में बाबर है जो इसका भारत पर स्थायी शासन स्थापित हो गया था। और बाबर का साम्राज्य की जो सीमा है ये सिंधु से लेकर के बिहार तक और हिमालय से लेकर के ग्वालियर तक फैल गई थी। अंतिम समय में बाबर की जो मृत्यु है 26 दिसंबर 1530 में, मतलब उसी के अगले साल में, और आगरा में इनकी मृत्यु हो गई थी। और बाबर को कहाँ दफनाया गया था? पहले आराम बाग में दफनाया गया था, आगरा में है, और बाद में यहाँ से निकाल करके इसे काबुल में दफनाया गया था। क्योंकि लोगों को ये मानना था कि बाबर की इच्छा थी कि जहाँ उसका जन्म हुआ है वहीं इसको दफनाया जाए। तो पहले तो इसे आगरा में आराम बाग में दफनाया गया था, और बाद में इसे निकाल करके और काबुल में इसे दफनाया गया था। कुछ एक इम्पोर्टेंट बातें हैं जो बाबर के संबंध में आपको ध्यान में रखनी है। बाबर ने तुजुकी बाबरी यानी बाबरनामा ये एक आत्मकथा लिखी थी, और इसकी जो भाषा थी तुर्की भाषा थी, ये आपको ध्यान में रखना है। बाबर ने काबुल में शाहरुख और कंधार में बाबरी नामक सिक्के चलाए थे। बाबर ने सुल्तान की परंपरा को तोड़ा था और खुद को बादशाह घोषित किया था। ये चीज हम पहले भी बता चुके हैं। सुल्तान जो लगाते थे उसको हटा करके और बादशाह लगाना प्रारंभ कर दिया था बाबर ने। बाबर ने नापने के लिए गज ए बाबरी नामक माप का प्रयोग किया था। गज ए बाबरी का प्रयोग किसने किया था? बाबर ने, और भूमि नापने के लिए बाबर ने मुवियान नामक पद शैली का विकास किया था। बाबर के 4 पुत्र हुए थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। तो ये थे बाबर के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि आपको ध्यान में रखनी है। और अगले वीडियो में जो अगला जो इसका शासक बनता है हुमायूं, उसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।